हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग हिंदी में वर्णमाला को पढ़ रहे हैं और आज वर्णमाला का आखिरी लेक्चर होने वाला है। अच्छा कंटेंट बनाने में कई बार मेहनत लगती है, कई सारी पुस्तकों को देखना पड़ता है, कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो बीच में 1-2 दिन का गैप आ गया, उसके लिए आप चाहें तो मुझे क्षमा कर दीजिए, कर ही दीजिए, ठीक है। तो ये बात है, आज थोड़ा गला खराब है इसलिए कुछ गा के भी नहीं सुनाऊंगा और आज हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था कि प्रतिदिन कक्षा आएगी तो वो आएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। बीच में एक आध दिन चलता है ऑनलाइन में, थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अभी तक हमने वर्णमाला को मूलभूत ढंग से पढ़ लिया है, संख्या पर विचार कर लिया है, इससे संबंधित शब्दों पर विचार कर लिया है, स्वरों पर बहुत गंभीरता से विचार कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन की, ठीक है। जो पूरी का पूरी वर्णमाला है उसमें जो वर्ण है उनका 2 भागों में विभाजन किया गया है, जिसमें पहले हैं अच, दूसरे हैं हल। अब आपको लगेगा मास्टर जी क्या पागल हो गए हो क्या? तो पागल नहीं हुए हैं। अच कहते हैं स्वरों को, ये आपको एक मोटी मोटी जानकारी होनी जरूरी है, मैं इसके बारे में कभी डिटेल से आपको बताऊंगा। और आपके व्यंजनों को कहते हैं हल, ठीक है। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी जरूरी है। परंतु साधारण शब्दों में यदि बात करें तो स्वर है और व्यंजन है। स्वरों की संख्या 11 है, जिनको हमने समझ लिया है। बहुत सुंदर ढंग से, बहुत विस्तृत ढंग से हमने उनके वर्गीकरण को भी देखा और उनके सब उच्चारण स्थान इत्यादि सबको देखा। आज जो नंबर है आपका वो व्यंजनों का है। व्यंजनों को हल रूप कहते हैं। अब व्यंजन होता क्या है आपको ये बात पता होनी चाहिए। इससे पहले स्वर की परिभाषा आपको पता होगी। स्वर क्या होता है? स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में वो स्वतंत्र होते हैं, उनको अपने उच्चारण करने के लिए किसी अन्य व्यंजन की अन्य वर्ण की सहायता की अपेक्षा नहीं होती या किसी और के सहारे वो नहीं बोले जाते। ये सीधी सीधी बात है। परंतु जो व्यंजन होते हैं इनकी परिभाषा ही इस बात में निहित है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता है। ये मोटी मोटी बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। व्यंजन वो हैं जिनका उच्चारण स्वर के बिना हो ही नहीं सकता है। आप एक बार को उनके लिपि चिन्ह तो बना दोगे। लिपि चिन्ह मतलब आपने क लिख दिया, ख लिख दिया, ग लिख दिया, घ लिख दिया, अंग्य लिख दिया, उसके बाद च छ ज झ इ लिख दिया। आप लिख तो दोगे एक बार को उनको, ठीक है। परंतु एक बार अगर आप लिखोगे भी, उनका हल रूप भी लिखोगे आप। देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है क, तो यहां पर जो ये क लिखा हुआ है, यहां पर ये क भी आपका किसके साथ है? स्वर के साथ है। क्योंकि अगर इसको हम देखें तो ये वास्तविकता में ये है क और अ। ये जो है क के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये शुद्ध रूप को दिखाता है, या मतलब अपने आप इसी को हल रूप कहते हैं, व्यंजनों का हल रूप। जब इसको ये अगर आप हलंत लगा रहे हैं नीचे तो इसको क्या कहते हैं? ये शुद्ध रूप है ना। ये ही हल रूप है किसी भी व्यंजन का। आप ख लिखते हैं, ख के नीचे लगा देते हैं, आप ग लिखते हैं, ग के नीचे लगा देते हैं, तो ये हल रूप है। इसमें किसी भी प्रकार के स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। परंतु यदि आप क लिख रहे हो तो उसमें क और अ है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जितने भी व्यंजन हैं या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता है, या जो बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते, उनको क्या कहते हैं? उनको व्यंजन कहा जाता है। अब एक प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो है कि भाई व्यंजनों की संख्या कितनी है। परंतु जब प्रश्न आए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो यहां पर आपको 2 चीजों को समझ लेना जरूरी है। यदि वो आपसे पूछता है व्यंजनों की संख्या कितनी है और ऑप्शन में 33 और 35 हो, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन बनना संभावित ही नहीं है, ठीक है। या तो ऐसा रहेगा कि भाई व्यंजनों की संख्या कितनी है, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको 33, आप 33 लगा खत्म कर लेंगे। परंतु जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हो सकता है वहां पर 33 और 35 दोनों हो। तो ऐसे में आपको 33 चुनना है। क्यों चुनना है मैंने पहले बताया, अभी एक बार और बता दे रहा हूं। और आपसे कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो वहां पर भी आपको 33 और 35 ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आपको 35 चूज करना है। अब यदि हम बात करें मूल व्यंजनों की, जो मूल व्यंजन है वो मूल व्यंजन कौन से हैं? आपके 25, 4 और 4 है ना। 25 और 4 कितना होता है? 29। 29 और 4 कितना होता है आपका? 33 होता है। तो 25 कौन से हैं? 25 हुए आपके स्पर्श व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, 5-5 व्यंजन हैं, तो 5 पजे 25 वो हुए। 4 हुए आपके अंतस्थ, य, र, ल, व।
ये 4 आपके हुए अंतस्थ, कितने हो गए 25 और 4 29, और 4 आपके ऊष्म हुए, श श स और ह, ये 4 ऊष्म हुए। ये मूल व्यंजन है ना, ये बात समझ में आ रही है, मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन में आपका कौन कौन सा हो गया, स्पर्श हो गए कितने 25 हो गए, अंतस्थ आपके हो गए य र ल व 4 हो गए, और ऊष्म हो गए आपके श स और ह, ये 4 हो गए, 25 4 29 4 33, ये मूल व्यंजन है ना। अब आगे जो आगे और भी व्यंजन है जिसमें संयुक्त व्यंजन भी हैं आपके, जिसमें आपके द्विगुण व्यंजन भी हैं, तो वो इन्हीं व्यंजनों में ही मतलब करेक्शन होकर के, जोड़ तोड़ होकर के, वो सब इन्हीं से बने हुए हैं, तो इसलिए उनको मूल व्यंजनों में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, उनको मूल व्यंजन में काउंट नहीं करते। तो एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूं, देखो कुल व्यंजनों में वैसे तो मतलब ये आज तक का मतलब ये है, अलग अलग बुक में ये चीज दे भी रखी है, मूल व्यंजन तो आपके 33 ही हो गए, कुल व्यंजनों में पुस्तकों में मतभेद है, क्योंकि ये माने जा रहे हैं कितने 35, 2 और जुड़ जाते हैं, कौन से, द्विगुण व्यंजन, अढ़ और अढ़, अढ़ और अढ़, अभी बताऊंगा आपको मैं, अढ़ और अढ़ ये और 2 जुड़ जाते हैं, तो इनको 2 को जोड़ के 35 हो जाते हैं। परंतु कोई कोई पुस्तक इस बात को ये भी मानती है, कोई कोई व्याकरणकार इसको ये बात मानता है कि संयुक्त व्यंजन भी व्यंजन है। अगर आप कुल व्यंजनों की बात करें तो 4 और जुड़ जाएंगे, संयुक्त 4 और जुड़ जाएंगे आपके, तो 39 भी कहीं कहीं लिखा जाता है। परंतु आप इतना ज्यादा डीप में मत जाइए, आप मूल व्यंजन 33 याद रखिए और कुल व्यंजन आप 35 याद रखिए। कुल व्यंजनों में कौन से हो जाएंगे, आपके मूल व्यंजन में आपके द्विगुण व्यंजन और जुड़ जाएंगे, जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की, बहुत ध्यान से आपको समझना है, एक ही बार में आपको पूरा का पूरा मामला यहां पर समझ में आ जाएगा, एक ही बार में। देखो स्पर्श व्यंजन जो है ना, अब स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, मूल व्यंजनों में 3 व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, उसके बाद अंतस्थ है, और उसके बाद ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्या क्यों कहा जाता है इनको, स्पर्श का मतलब होता है टच होना, छूना, है ना, छू करके, स्पर्श करके, टच करके, है ना। ऐसे व्यंजन जिसमें फेफड़ों से वायु होती हुई जब मुख में आती है, यानी कि आप किसी भी व्यंजन का जब यहां से क से लेकर और म तक, जब यहां से यहां तक इन 25 के 25 वर्णों का जब आप उच्चारण करना चाहते हैं, तो उच्चारण कहां से होता है, उच्चारण आपका वायु जब फेफड़ों से निकलेगी तो उसी के माध्यम से होगा। तो जब हम किसी भी जिस भी व्यंजन का उच्चारण करना चाह रहे हैं और फेफड़ों से वायु होती हुई जब मुख में आएगी, तो मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करेगी, और उसके बाद ये वाले जो वर्ण हैं वो उच्चरित होंगे, उसके बाद जो ये व्यंजन हैं ये उच्चरित होंगे, ये बोले जाएंगे। यानी कि स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन है जिनके उच्चारण में वायु जो है वो मुख के किसी न किसी भाग पर, किसी न किसी भाग पर मतलब कौन से भाग हैं, या तो कंठ में होगी, या तालु में होगी, या मूर्धा में होगी, या दांतों में होगी, या होठों पर होगी, इन्हीं 5 भागों से जैसे स्पर्श करेगी, तो इसी स्पर्श के कारण इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये स्पर्श व्यंजन कितने हैं, आपके 25 व्यंजन हैं, और ये 5 वर्गों में विभाजित हैं, जिसमें है आपका पहला क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है आपका त वर्ग, और 5वां है प वर्ग। अगर आपको इनका एक क्रम याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं कचट तप, क्या कचट तप, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, कचट तप, है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये आपको क्रम इसमें याद रख लेना जरूरी है, ये आपके बहुत काम आएगा इनके उच्चारण स्थानों को भी याद रखने में। तो अगर क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में कौन कौन से आगे, क ख ग घ अंग, ठीक है, क ख ग घ अंग। देखो ये पहला है तो इसको प्रथमाक्षर कहते हैं, इसको द्वितीयाक्षर कहते हैं, ये तीसरा है तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर। ये चीजें आपको याद होनी जरूरी है। हालांकि अक्षर और वर्ण में बहुत अंतर होता है, परंतु आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर बोला जाएगा कि भाई क वर्ग का प्रथम वर्ण या प्रथमाक्षर क्या है तो आप क बोल देंगे, चतुर्थाक्षर क्या है तो आप घ बोल देंगे, पंचमाक्षर है तो आप क्या बोल देंगे, अंग बोल देंगे। तो आपको इनका एक क्रम याद होना जरूरी है, कचट तप, क च क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उसमें इस तरह से आपके 5 वर्ग जो हैं वो सजे हुए हैं, और हर वर्ग में 5-5 आपके वर्ण होते हैं। बात समझ में आई। तो क वर्ग में क ख ग घ अंग, उसके बाद च वर्ग में च छ ज झ इय, ये होता है इय। काफी सारे लोग इन 3 के 3 को अणा खाली बोलते हैं, तो अणा खाली नहीं है, इनका पर्टिकुलर उच्चारण है, इनका एक स्पष्ट उच्चारण होता है। ये अंग है,
ये इय है और ये अण है, ठीक है, क्या है, अण। ट वर्ग में आपका आता है ट ठ ड ढ अण, ठीक है, ट ठ ड ढ अण, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला है हमारा त वर्ग त थ द ध न, और उसके बाद है प वर्ग आपका, पै भी बोल देते हैं कुछ लोग, पर वो शुद्ध उच्चारण नहीं है क्योंकि अ इनमें जुड़ रहा है ना, तो अ की ध्वनि आनी चाहिए। तो प फ ब भ म, तो ये पूरा का पूरा आपका यहां मामला रहा। तो ये आपको सारी बात समझ में आई हुई कचट तब। अब जो दूसरा प्रश्न इससे बनता है वो प्रश्न आपका बनता है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको ये कचट तब याद कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको चीजों को लेकर चलना है। देखो जो क वर्ग है, क वर्ग के जितने भी आपके वर्ण हैं, क वर्ग के जितने भी आपके व्यंजन हैं, आपको वो नीचे से शुरू करना है, आपको याद रखना है क्रम, है ना। कचट तब आपने याद रख लिया, उसी हिसाब से आपको क्रम याद रखना है। कंठ याद रखना है, उसके बाद तालु याद रखना है, उसके बाद मूर्धा याद रखनी है, उसके बाद दांत याद रखने हैं, उसके बाद होठ याद रखने हैं, ठीक है। नीचे से अगर बाहर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले क्या नीचे कंठ आया, कंठ के बाद जो मुंह की ऊपर वाली छत है, ये जिसमें जीभ आप लगा रहे हो, ये छत, ये पूरी छत है, इसमें पिछले वाला जो भाग होता है, इस छत का पीछे वाला जो भाग होता है, यानी कि आप यहां समझो, देखो कि अगर ये है तो पीछे वाला भाग आपका तालु है और आगे ये दांत है आपके, इसके ये वाला भाग आपका मूर्धा है, ये दांत है, ये आपका तालु है और ये आपका कंठ है। तो कंठ से गए तालु पे, तालु से गए आपके कहां पे, हम मूर्धा पे, मूर्धा से दांतों पे और दांतों से कहां चले गए, हम होठों पे चले गए। तो यही आपको क्रम याद रखना है। तो क से शुरू करेंगे, जितने भी क वर्ग के वर्ण हैं आपके, क वर्ग के जितने भी आपके व्यंजन हैं वो सब कंठ से बोले जाते हैं। वो कैसे हैं, कंठ्य हैं, ठीक है। आप ये चीज महसूस भी कर सकते हो, बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद जितना भी च वर्ग है, च छ ज झ इय, ये तालु से बोले जाते हैं। कंठ के बाद क्या आएगा आपका, तालु। तो तालु से बोले जाने के कारण ये तालव्य हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तीसरा, अब भाई उसके बाद कंठ के बाद तालु आया, तालु के बाद क्या आई, मूर्धा आई। मूर्धा ये ऊपर वाली छत जो है ना, इसमें क्या आएगा आपका, ट वर्ग जितना भी है, ट ठ ड ढ अण, ये सब मूर्धन्य हैं, यानी कि मूर्धा से निकलते हैं आपके, मूर्धा से वायु स्पर्श होकर निकलती है इनके उच्चारण में। उसके बाद आपका त वर्ग आएगा। त वर्ग क्या आया, कंठ आया, उसके बाद तालु आया, उसके बाद मूर्धा आई, उसके बाद क्या आया, दांत आए, ठीक है, दांत आए रास्ते में। तो दंत्य हुए आपके त वर्ग, त थ द ध न, है ना, ये दांत हैं, दांतों में स्पर्श होती है वायु। और उसके बाद आपका प वर्ग आता है। प वर्ग में क्या होता है, दांतों के बाद क्या आया, आपके होठ आए। तो होठ आए तो ये आपके ओष्ठ्य हुए। बात समझ में आई। तो क वर्ग किससे है, क वर्ग कंठ से है। उसके बाद च वर्ग आया, कचट तप, च वर्ग आया तो तालु से आया, पूरे के पूरे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका क्या आया, ट वर्ग आया तो मूर्धा से आया। उसके बाद आपका त वर्ग आया तो आपके दांतों से आया। और उसके बाद प वर्ग आया तो आपका होठों से आया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप इस चीज को महसूस भी कर सकते हो। आप जैसे कोई भी वर्ण उठा लो, क वर्ग का तीसरा वर्ण उठा लेते हैं तो ग कहां से निकला, ग ग, बात समझ में आ रही है, ग, ये आपको महसूस करना पड़ेगा। ग कहां से निकला, कंठ से निकला, ठीक है। अब च वर्ग का ये उठा लेते हैं आपका झ, क्या उठा लेते हैं, झ। तो आप बोल के देखो झ, तो झ बोलेंगे तो जो मुंह की ऊपर वाली छत है उसमें वहां महसूस होगा, ऊपर आपको वहां वायु स्पर्श होती महसूस होगी। झ झ आप महसूस कीजिए, आपको बड़ी मतलब बहुत बारीक सा महसूस होगा। उसके बाद आप ट वर्ग को ले लीजिए। ट वर्ग में हम ले लेते हैं, ठ ले लेते हैं। तो आप बोलिए ठ, ठ तो एकदम से कहां लगती है, ऊपर, ये ऊपर वाली छत का आगे भाग जो मूर्धा है वहां लगती है, वहां पे वायु स्पर्श होती है। उसके बाद आप त वर्ग ले लीजिए। बोलिए, आप ले लेते हैं ध, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ध। तो जैसे ही आप बोलेंगे ध, तो ध बोलेंगे तो नीचे ऊपर के दोनों दांतों पे अंदर से वायु आके स्पर्श करेगी, ध। देखो महसूस करो, ध। तो ये आपको चीजें समझ में आई। उसके बाद आप प वर्ग में लेंगे तो ये तो आपको महसूस ही हो रहा है। आप ब बोल लीजिए, ब, ब, प फ ब भ म, तो कहां पे, होठों में आ रहा है। तो क वर्ग आपका कंठ से, आपका च वर्ग आपका तालु से, ट वर्ग आपका मूर्धा से, त वर्ग आपका दांतों से और प वर्ग आपका ओष्ठ से निकलता है। ये आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण याद रखना है। अब आपको महाप्राण और अल्प प्राण का भी विवेक होना जरूरी है। अब महाप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा प्राणवायु आपकी बाहर निकलती है, ठीक है। और अल्प प्राण वो होते हैं जिनके उच्चारण में आपको क्या करना होगा, बहुत ज्यादा वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्राणवायु आपकी बाहर नहीं निकलेगी। ये बात हमको समझ में आई सारी की सारी। यदि अब बात करें महाप्राण की, ठीक है, बात ध्यान से आपको
सुननी है महाप्राण की। तो प्रत्येक वर्ग का, है ना, ये 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का आपको 2 4 याद रखना है। अगर अल्प प्राण महाप्राण की बात आएगी तो आपको याद रखना है क्या, 2 4, है ना, 2 और 4, 2 और 4 याद रखना है। 2 4 क्या, महाप्राण, है ना, 2 4 क्या है, महाप्राण है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा क्या है, अक्षर जो है, जो वर्ण है आपका, वो महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है और आपका पहला, तीसरा और पांचवा ये आपके अल्प प्राण हैं। तो 1 3 5 आपका अल्प प्राण, 2 4 आपका महाप्राण। अब आपको मैं एक एग्जांपल भी दे लेता हूं। जैसे हमारा दूसरा तो क्या हुआ, हमारा महाप्राण हुआ और पहला हमारा अल्प प्राण हुआ। आप बोल के देखो, आपको खुद अंतर महसूस होगा कि भाई कौन से में प्राणवायु की आवश्यकता ज्यादा है, किसी में कम है। तो हम पहले बोल के देखते हैं। ख, क्या बोला हमने, ख, तो हमने बोला ख, तो हमको अभी पता नहीं क्योंकि हमने तुलना नहीं करी। अब हम बोलते हैं तुरंत क। आपने बोला क, तो हमको इतना ज्यादा जोर नहीं पड़ा। हमने बोला ख, तो देखो आप महसूस कर सकते हैं कि ख बोलने में थोड़ी ज्यादा जान लगानी पड़ रही है और क बोलने में उतनी जान नहीं लगानी पड़ रही है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आपका क्या है, महाप्राण है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्लासिफिकेशन आपको और भी इसमें याद रखना है। एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। मैंने आपको बताया था अघोष वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में या गले में, कंठ में कंपन नहीं होता, है ना, कोई भी वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होती। और सघोष वो होते हैं जिनके उच्चारण में आपके स्वर तंत्र में क्या होता है, वाइब्रेशन होती है। ठीक है, ये बात हमने पहले भी देखी, पहले भी समझी स्वरों के मामले में। तो प्रत्येक वर्ग का, इसमें अगर आप अल्प प्राण महाप्राण की बात याद रखेंगे तो आपको 1 3 5 और 2 4 याद रखना पड़ेगा। 2 4 महाप्राण, 1 3 5 आपका अल्प प्राण। परंतु आप सघोष और अघोष की बात करेंगे तो आपको 1 2 और 3 4 5 याद रखना पड़ेगा। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ये दोनों आपके अघोष हैं, सारे के सारे, है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण आपका क्या है, अघोष है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका सघोष है। यानी कि इन तीनों के, है ना, तीसरे के, चौथे के, पांचवे के, इन सब के उच्चारण में जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके स्वर तंत्र में, गले में क्या होगा, कंपन महसूस होगा। और पहले और दूसरे का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको कोई भी कंपन महसूस नहीं होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक अघोष ले लेते हैं, एक सघोष ले लेते हैं। ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो हम बोल के देखते हैं थ। क्या बोल के देखा हमने, थ। तो आपने महसूस करो कि गले में कोई विशेष कंपन जैसा यहां पर महसूस नहीं हो रहा, थ। हम बोल के देखते हैं द। आपने क्या बोला, द। तो आप द बोलेंगे तो आपको बहुत हल्का सा कंपन महसूस होगा जो थ के उच्चारण में मिसिंग था। आपने बोला थ, तो देखो बोल के देखो थ, कोई भी कंपन गले में नहीं हो रहा है। परंतु आप बोलेंगे द, तो द बोलते ही आपके गले में, यहां पर इस क्षेत्र में आपको क्या महसूस होगा, आपको यहां पर एक वाइब्रेशन, एक कंपन जैसा महसूस होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आई, आपको क्लियर हुई। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, पहला, दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। अब एक बात इस पे कर लेते हैं, जो ये पंचमाक्षर है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वो मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। आप बोल के देखो, अंग है। आपने बोला अंग है, क्या बोला, अंग है। तो आप महसूस करो कि नाक से भी निकल रही है वायु और मुख से भी। आपने बोला इया, क्या बोला, इया, तो नाक से भी निकली और मुख से भी निकली। आपने बोला अणा, तो अणा में नाक से भी निकली, मुख से भी निकली। आपने बोला मां, है ना, उसके बाद बोला न, तो दोनों जगह से वायु निकल रही है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जो प्राणवायु है या जो वायु है, जब वह नाक और मुख दोनों से निकलती है तो ऐसे वर्णों को नासिक्य या अनुनासिक भी कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है वह नासिक्य है, वह अनुनासिक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्पर्श व्यंजनों की हमने व्याख्या यहां पर पूरी कर ली है। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ, तो नाम से ही आपको पता होना चाहिए। अंतः, अंतः का मतलब क्या होता है, अंतः का अर्थ होता है बीच में, अंदर, है ना, अंदर, बीच में। आपने देखा होगा कि आप कोई कहानी सुनते होंगे तो क्या कहते हैं कि राजा कहां चले गए, अंतःपुर में चले गए। अंतःपुर, अंतःपुर वो स्थान होता है जहां पर रानियों का रनिवास होता है, रानियां रहती हैं यहां पर, उसको अंतःपुर कहते हैं। तो अंतः का मतलब अंदर, बीच में, भीतर।
ये होता है। और स्थ मतलब स्थित होना, तो जो बीच में स्थित हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो बीच में किसके स्थित हैं? तो वे व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। बात समझ में आई आपको? उनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी 4 है, जिसमें आपका य आ गया, जिसमें आपका र आ गया, जिसमें आपका ल आ गया और जिसमें आपका व आ गया। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है? ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जब हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर रहे हैं तो अगर स्पर्श व्यंजनों में देखें, स्पर्श व्यंजनों में दूसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है, पहला तीसरा पांचवा आपका अल्प प्राण है। परंतु जब बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की तो य र ल व ये चारों के चारों आपके क्या हैं? अल्प प्राण हैं। कैसे? अल्प प्राण हैं, यानी कि इनके उच्चारण में बहुत ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता हमको नहीं होती है। ये बात आपको समझ लेनी है। अब बात जब हम करते हैं सघोष की, तो हम स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आपके अघोष हैं और तीसरा और चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा आपके सघोष हैं। परंतु जब बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की तो सभी के सभी सघोष हैं। ये बार बार आपको प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, कक्षा लंबी होती है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अब इनके उच्चारण स्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि य कहां से बोला जाता है, र कहां से बोला जाता है, ल कहां से बोला जाता है, व कहां से बोला जाता है। तो यह जो बोला जाता है ये तालु से बोला जाता है। ये ना कंठ के ऊपर जो स्थान है, सीधा ऊपर जो है छत का पिछला भाग, तालु, तो यह कहां से बोला जाता है? आपका तालु से बोला जाता है। इन गंभीरताओं को आपको देखना और समझना जरूरी है। आप बोलकर भी देख सकते हैं अगर परीक्षा में, तो परंतु आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। य तो आप बोल के देखेंगे य, तो आपको तुरंत तालु में महसूस होगा। य बात समझ में आई आपको? तो यह कहां से बोला जाता है? आपके तालु से बोला जाता है। अब जो आपके र हैं और जो आपके ल हैं ये आपके वर्त्स्य हैं। क्या है? वर्त्स्य। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा वर्त्स्य क्या होता है। तो वृत्स्य का मतलब सीधे सीधे होता है दंतमूल। क्या होता है? दंतमूल। वृत्स्य का मतलब क्या होगा? आपका दंतमूल, दांतों की जड़। दांतों की जड़ क्या होती है? एक सेकेंड, मेरे को स्नीजिंग मैं बाहर गया था बाइक से तो ठंड शायद लग गई। तो वृत्स्य क्या होता है? आपका वृत्स्य होता है दंतमूल, यानी दांतों की जड़। और दांतों की जड़ क्या होती है? मसूड़े होते हैं। तो वृत्स्य क्या होते हैं? आपके मसूड़े होते हैं, यानी कि इनका जो उच्चारण है वो मसूड़ों से होता है। ये आपको मसूड़ों से वहां पे वायु मतलब टकराती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कैसे, आप बोल के देखो र, तो आपको विशेष कोई अनुभूति इसमें नहीं होगी। आप बोलेंगे र तो आपको महसूस करना पड़ेगा र र र, तो र बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि मसूड़े में, ऊपर वाले मसूड़े पे, वहां पे वायु स्पर्श करती है जाकर। र र र र, है ना? ये आपको बात समझ में। आप बोल के देखो ल ल ल ल ल, तो जब आप बार बार ल ल बोलेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ल बोलते ही के मसूड़ों में जाकर के वायु टच हो रही है। तो यह कहां से निकलता है? तालु से निकलता है, तालव्य है। र और ल आपके निकलते हैं वर्त्स्य से, यानी दंतमूल, यानी कि मसूड़ों से स्पर्श होता है। और जो आपका व है, जो व है ये दंत ओष्ठ्य है। आप बोल के देखेंगे, यानी दांत और ओष्ठ दोनों से बोलेंगे व व व, तो सीधे पहले दांतों में टकराएगी, उसके बाद आपके होठ प्रयोग होंगे। व, देखो होठ बंद हुए, व, तो दंत्योष्ठ हुआ। ये बात आपको समझनी जरूरी है। क्या हुआ? सभी के सभी अल्प प्राण हैं, अंतस्थ, सभी के सभी सघोष हैं। यह तालव्य से निकलता है, र और ल दंतमूल से, और वह आपका दंतोष्ठ से निकलता है। अब एक दो चीज आपको जान लेनी जरूरी है। य और व को, किसको? य को और व को, सबसे पहले वाले को सबसे आखिरी वाले को अर्धस्वर भी कहा जाता है। हालांकि ये व्यंजन है परंतु इनके लिए अर्धस्वर भी एक संज्ञा दी जाती है, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब ये कौन सी बात है? यानी कि आधे स्वर भी हैं इस संज्ञा में ही आते हैं। तो अर्धस्वर क्यों आते हैं? ये विद्वानों का मानना है कि जब हम य का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण के प्रारंभ में ई की ध्वनि आती है। किसकी? ई की ध्वनि। आप बोलेंगे य, आपने बोला य, आपने क्या बोला? बोल के देखो य, तो आपने यह बोला तो ऊपर क्या आया? आपकी ई की ध्वनि शुरुआत में बहुत बारीक सी आ रही,
समझ में आ रही है? तो क्योंकि इसके उच्चारण से पहले ई की ध्वनि आती है, पूरी तो नहीं आ रही है, पूरी आती तो स्वर ही हो जाता, फिर तो ई ही हो जाता। तो क्योंकि य के उच्चारण से पहले ई की ध्वनि आ रही है, इसलिए ये अर्ध स्वर है। उसके बाद व जो है, तो व बोलेंगे व तो व बोलेंगे तो व के उच्चारण में शुरुआत है बहुत बारीक सूक्ष्म, आपको ऊ की ध्वनि आती है, इसलिए इनको क्या माना गया है, य और वो को अर्ध स्वर माना गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो र है इसको अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत तो माना ही गया है, परंतु र को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। लुंठित का मतलब होता है लड़खड़ाने वाला व्यंजन, यानी कि इसके उच्चारण में कुछ लड़खड़ाता है। क्या लड़खड़ाता है कि र का जब उच्चारण होता है तो मुख गुहा में जो जिह्वा है वो लड़खड़ाती है एकदम, र र र र र र र र र, तो जिह्वा एकदम से लड़खड़ाती है। तो क्योंकि र के उच्चारण में, यद्यपि र क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन में है आपका, परंतु र के उच्चारण में जिह्वा मुख गुहा में लड़खड़ाती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। और जो आपका ल है इसको पार्श्विक व्यंजन भी क्यों कहा जाता है? पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, पार्श्व का मतलब होता है बगल में, अगल बगल। तो ल का जब उच्चारण किया जाता है, यद्यपि ल का उच्चारण भी आपका दंतमूल से है, ठीक है, और वायु कहां पे टकराती है? आपके मसूड़े में टकराती है जाकर के, तो इसमें इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि जब वायु फेफड़ों से आती है, अंदर से आती है और ला का उच्चारण कर रहे होते हैं, तो वायु जो है वो जीभ के बगल से निकल के चली जाती है। कहां से? जीभ के बगल से। आप बोल के देखेंगे ल ल ल ल, तो महसूस करेंगे जीभ के बगल से आपको ये महसूस कीजिए आप, तभी आपकी चीजें अच्छी होंगी। ये जीवन का आधार है, वर्णमाला जीवन, आध्यात्मिक भौतिक लौकिक चेतना का आधार है वर्ण। ये पूरा का पूरा योग विज्ञान, पूरा मंत्र विज्ञान सब इन्हीं पर टिका हुआ है, ठीक है। तो वह जो आपका ल है वो जब उस पर उसका उच्चारण होता है तो जिह्वा के बराबर से, जीभ के बराबर से हवा निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपकी ऊष्म की, है ना। ऊष्म व्यंजन या इन्हीं को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? जब इनका उच्चारण किया जाता है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और कौन से हैं? श, श, स और ह। ये 4 व्यंजन आपके ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जा रहा है, उससे पहले हमको संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जा रहा है ये भी जान लेना जरूरी है। संघर्षी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु मुख में रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। क्या होता है? मुख में रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, संघर्ष करते हुए, घर्षण करते हुए, टकरा करके, घर्षण करते हुए, रगड़ करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जा रहा है। और क्योंकि रगड़ खाने से, कहीं भी जब आप रगड़ ऐसे करेंगे, रगड़ खाती है कोई चीज, तो रगड़ खाने के बाद चीजें गर्म हो जाती हैं, और गर्म को हिंदी में शुद्ध रूप में ऊष्म कहा जाता है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में रगड़ खाती है, संघर्षी व्यंजन, और जिनमें रगड़ खाने के बाद मुख से निकलने वाली वायु गर्म होकर बाहर निकलती है, कुछ ऊष्म होकर बाहर निकलती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है। इनकी संख्या आपकी 4 है, जिसमें श, स, स और ह है। श का उच्चारण आपके तालु से है। कहां से? तालु से। यह बात आपको ध्यान रखनी है। श का उच्चारण आपका कहां से है? तालु से। श, 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 शलजम, शरीफा, शरबत, है ना। कहां से? तालु से। ऊपर जो मुख की दीवार है उसमें पिछले वाला हिस्सा, वहां से महसूस करना चाहिए। उसके बाद जो ये षटकोण वाला है, षटकोण, तो आप बोलेंगे श, आपने बोला श, 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 तो जैसे श बोला आपने तो सीधी चोट कहां हुई? मूर्धा में। श तो मूर्धा, यानी कि छत का अगले वाला भाग, वहां पे मूर्धा से हुआ। जो स निकलता है, स, आपने बोला स, सपेरे वाला, सांप वाला, सांपिन वाला, है ना, संडे वाला, ठीक है, सांप, स बोला तो वर्त्स्य में जाके एकदम प्रहार हुआ, वायु का आघात कहां पे हुआ? वर्त्स्य में, या दंतमूल मसूड़े में जाकर के हुआ, तो वर्त्स्य से निकलता है। और जो ह है आपका, ये आपका स्वर यंत्रीय है ना, स्वर यंत्रीय है, इसको काकल्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य। अब बोले यार पता नहीं मास्टर जी क्या क्या बता रहे हो। काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन कहां से निकलते हैं? आपके कंठ से ही निकलते हैं।
बोलोगे ये तो कोई बात नहीं हुई आपकी, जब कंठ से निकल रहे हैं तो यहां पे काउंट होना चाहिए, इनके साथ में कंठे होना चाहिए। हम बात सही है, काकल्य जो है वो कहने मात्र के लिए कंठ से निकल रहे हैं, क्योंकि स्वर यंत्र और कंठ एक ही जगह महसूस देता है, परंतु स्वर यंत्र अलग है और आपका कंठ अलग है। कंठ में सीधे वायु निकल जाती है, कोई ऐसी बात नहीं होती। काकल्य व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें मुख तो खुला रहता है, परंतु जब वायु क्या करती है, जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो मुख तो खुला रहता है परंतु कंठ बंद रहता है, और जब हम इसका उच्चारण करने का प्रयास करते हैं तो वायु बंद कंठ को खोल करके बाहर निकलती है। कहां निकलती है? बंद कंठ को खोल करके बाहर निकलती है, स्वर यंत्र से, स्वर यंत्र के माध्यम से, तो उसको काकल्य व्यंजन कहा जाता है। जब वायु झटके के साथ क्या होती है, वायु झटके के साथ स्वर यंत्र को खोल करके, कंठ को खोल करके और जब बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों के उच्चारण को क्या कहा, ऐसे वर्णों के उच्चारण, ऐसे वर्णों को उच्चारण के आधार पर काकल्य कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको सब चीज क्लियर हो गई होगी। कोई पूछेगा काकल्य व्यंजन कौन सा है, ह है। कोई पूछेगा लुंठित व्यंजन कौन सा है, आप बोलेंगे र है। कोई बोलेगा पार्श्विक व्यंजन कौन है, तो आप बोलेंगे ल है। कोई बोलेगा य का उच्चारण कहां से, तालु से। आप कोई बोलेगा व का और ल का और र का उच्चारण कहां से, तो दंतमूल से, वर्च से है, मसूड़ों से है। कोई पूछेगा व का उच्चारण कहां से, दंतोष्ठ से है। कोई पूछेगा श का उच्चारण कहां से, तालु से है। कोई पूछेगा श का उच्चारण कहां से, आप बोलेंगे मूर्धा से है। कोई बोलेगा स का उच्चारण कहां से है, आप बोलेंगे वर्च से है, दंतमूल से। कोई बोलेगा ह का उच्चारण कहां से है, तो स्वरयंत्र से है, काकल्य व्यंजन है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार कंटेंट है, पेड में भी लोग दे नहीं सकते, फ्री में मिल रहा है भाई। पैसा कमाने की इच्छा होती तो बहुत कमाया होता, कोई दिक्कत नहीं है। राम जी की कृपा से सब काम ठीक चल रहा है, परंतु दुख होता है कि इतने अच्छे कंटेंट को प्रदान करने के बाद भी लोग पढ़ते नहीं हैं, पैसा दे करके कबाड़ ही पढ़ते हैं। दो व्यंजन आपको पढ़ाने जरूरी हैं, संयुक्त व्यंजन और आपके द्विगुण व्यंजन। उनको मैं सोच रहा था कि कल की कक्षा में पढ़ाऊंगा, मतलब आज की कक्षा में पढ़ा के पूरा कर दूंगा, परंतु कक्षा थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मेरे को लग रहा है आधे घंटे से ऊपर हो गया होगा, तो उनको कल एक छोटी सी वीडियो में बना के मैं डालूंगा। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हम लगातार पढ़ते रहेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और बीच बीच में हो जाता है तो आप उसको अन्यथा ना माने। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।